नमस्ते प्यारे बच्चों। आइए हम सभी मिलकर अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर पे अनुप्रयुक्त व्याकरण को जानने का प्रयास करें। अनुप्रयुक्त व्याकरण से कुल 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुप्रयुक्त व्याकरण कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी कक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो 5वां प्रश्न है आपके लिए वह है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि अथवा संधि विच्छेदम कृत्वा पूर्ण वाक्यम लिखत। जैसा कि आपके कक्षा 8वीं में 4 प्रकार के दीर्घ संधि पढ़ाए गए हैं, 4 प्रकार के स्वर संधि पढ़ाए गए हैं। 4 प्रकार के क्या पढ़ाए गए हैं? स्वर संधि। स्वर संधि में कौन कौन से पढ़ाए गए हैं? दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। अयादि और वृद्धि। वृद्धि संधि दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। ये हो गए 5, जिसमें से आपको पढ़ाए गए हैं दीर्घ, गुण और अयादि और वृद्धि। अयादि नहीं पढ़ाए गए ना, चलिए तो कोई बात नहीं। दीर्घ पढ़ाए गए हैं, गुण पढ़ाए गए हैं, यण पढ़ाए गए हैं और वृद्धि पढ़ाए गए हैं। तो हम लोग बस इसी पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। देखिए जैसा कि यहाँ लिखा है मम विद्यालयस्य पुस्तकालयः विशालः अस्ति। अब जो वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में जो पुस्तकालय शब्द है, इस शब्द में आपको इनको अलग अलग करके लिखना है। जिस शब्द में संधि होती है उसको अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो 2 शब्दों से मिल करके बना शब्द है उसको ही हमें अलग करना है और उसे ही हमें जोड़ना है। रेखांकित है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। ठीक है। विद्या जमा आलय, विद्यालय। तो इसमें अ और इसमें आ मिलके आ हो गया, और आ मिलके आ हो गया। बस यही ध्यान तो रखना है कि किन 2 वर्णों के बीच में संधि हो रही है, इन्हीं का ध्यान रखना है हर एक संधि में। गण जमा ईसह, तो यहाँ अ है, यहाँ ई है, तो गणेशः। ई का ए हो गया, यहाँ कौन सा संधि हो गई? गुण संधि। तथा जोर एव, तथा जोर एव, यहाँ कौन संधि हो गई? वृद्धि संधि। और सु जोर आगतम, क्या हो गया? स्वागतम। क्यों? क्योंकि ये जो सु है, स का उ है, ये व हो जाता है और आगतम। तो कुल यहाँ पर आपसे कितने प्रश्न पूछे गए? कौन कौन से संधि पूछे गए? यण संधि पूछे गए, वृद्धि संधि पूछे गए, गुण संधि पूछे गए और दीर्घ संधि पूछे गए। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था आपको, कौन कौन से आ रहे हैं? दीर्घ, गुण, यण और वृद्धि। तो इनके कॉन्सेप्ट को आप हमारे पिछले वीडियोज़ में भी जा कर के देख सकते हैं और इस तरह के प्रश्नों का समाधान आप खुद से कर सकते हैं। आगे देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बताया है, समझाया है कि शब्द रूप का प्रयोग और धातु रूप का प्रयोग करना आप सबों को आना चाहिए ताकि आप संस्कृत में वाक्य निर्माण कर सके। तो शब्द रूप का प्रयोग कैसे करते हैं? जो दिया गया शब्द होता है और उसके अलावे और कौन से वर्ड यहाँ पर लगेंगे कि यह वाक्य पूरा हो जाएगा, इस बात को हमें समझना होता है। तो सुग्रीवः डैश मित्रम आसीत, सुग्रीव मित्र था। आखिर था तो किसका था? तो राम का था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामस्य। रामस्य क्यों हो जाएगा? अहने को एन के द्वारा आय के लिए आज से स्य का, जहाँ देखेंगे स्य समझ जाएंगे कि वहाँ पर षष्ठी व्यक्ति है, और षष्ठी व्यक्ति जब हो जाएगा तो का अर्थ निकलेगा। ठीक है। आगे देखिए, जनाः हरिताम दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति। तो जना हरिताम दृष्ट्वा, तो हरिताम, हरित कौन है? तो लता है। तो लता को देखकर, है ना, जना लोग हरे लता को देखकर प्रसन्न होते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लताम हो जाएगा। लता को आम, आम मतलब को। ठीक है, हमने आपको विभक्ति जब पढ़ाया तो आपको मैंने सिखाया था कि आम जहाँ कहीं भी देखेंगे वहाँ पर क्या जानेंगे, द्वितीय विभक्ति जानेंगे अकारांत स्त्रीलिंग में। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए पठिष्याम है, क्रियापद है। तो इस क्रियापद को देख करके हम उचित कर्तृपद हम तो आसानी से चुन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वयम हो जाएगा। वयम हो जाएगा। वयम क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिया के अनुसार ही हमें कर्ता रखना होता है। अब यहाँ आगे घ नंबर में देखिए, डैश आश्रम बने अस्ति। अब यहाँ पर किसका आश्रम, तो साधु का आश्रम वन में है। तो साधु का तो साधो हो जाएगा। तो ये आपको उकारांत शब्द रूप भी याद होना चाहिए। यदि ये अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द रूप यदि आपको याद है और समझ में आता है तो निस्संदेह आप इसको बना पाएंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अधोलिखित वाक्येषु अंकानां स्थाने उचित संख्यावाचकं संस्कृत पदम प्रयुज्य पूर्णं वाक्यम लिखत। तो यहाँ पर क्या है, त्रयः बालकाः उद्याने क्रीडन्ति। अब यहाँ पर त्रयः क्यों होगा, यहाँ तो संख्या लिखा हुआ रहेगा। परीक्षा में आपको इसको देख करके संख्या शब्द लिखना है। तो त्रयः बालकाः क्यों होगा, तीसरा क्यों नहीं होगा, त्रीणी क्यों नहीं होगा। तो जब आपको संख्या मैंने पढ़ाया था तो संख्या के बारे में मैं बता देता हूँ पुनः एक बार कि संख्या शब्द हम सदैव विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में। इसलिए इसका जो विशेष्य पद है वह पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो यहाँ पर त्रय होगा। फिर एकादश, आकाशे एकादशः खगाः उत्पतन्ति। एकादश आपको संख्या 11 का संस्कृत पता है तो एकादश हो जाएगा। आगे है पंचनवतिः, पंचनवतिः सैनिकाः चलन्ति। मार्गे पंचनवतिः सैनिकाः चलन्ति। वाटिकायाम् अष्टसप्ततिः फलवृक्षाः सन्ति। तो यहाँ पर संख्या शब्द आपको याद रख लेना है, केवल याद रखना है 50, 60, सप्ततिः, 80, 90 और 70। तो ये यदि याद रहेगा संख्या का वो जो लास्ट वाला है तो आपको अंत वाला, तो आपको संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह लगा करके आप आसानी से वाक्य को भर सकते हैं। तो इस तरह से संख्यावाचक शब्द भी आएंगे परीक्षा में अनुप्रयुक्त ये व्याकरण में। आगे है अव्ययपदानि। अव्ययपदानि में आपको मैं पहले भी बता रखा हूँ, पहले की वीडियोज़ में, फिर से देखिएगा। उच्चई, माँ, सव, कदा, ये ऑप्शन दिया हुआ होता है। अब इसमें से कौन सा उचित फिट बैठेगा, कौन सा सही होगा, उसको आप अपने मीनिंग निकाल करके ये दिए गए जो शेष शब्द हैं उनको उनके मीनिंग निकाल करके यदि आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा उपपद कौन सा अव्ययपद हम लगाएंगे। तो यहाँ पर कदा हो जाएगा, यहाँ पर शव हो जाएगा। यहाँ कदा क्यों होगा, यहाँ क्योंकि कदा शब्द जो है प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक रहेगा, या कुत्र होगा, या किमर्थम हो जाएगा, कथम हो जाएगा। ये सब जो भी है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक लगा होगा तो उसको वहाँ देख करके हम भर देंगे। और लिट लकार में यानी कि फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में शव का प्रयोग करते हैं, और पास्ट काल में यानी भूतकाल में लंग लकार में यदि रहता यहाँ पर क्रियापद तो हयः प्रयोग करते, ठीक है। और यदि आज का आज होता तो अधुना हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से सव प्रयोग कर लिए, कदा प्रयोग कर लिए। अब गायक कोई भी होता है तो जोर से गाता है ताकि सबको सुनाई देता है, तो उच्च ही होगा। गायकः उच्च ही गीतम गायति। असत्यम मा वद, असत्य मत बोलो। तो इस तरह से आप अव्ययपदों को भी भर लेंगे और प्रयास करेंगे अव्यय को भरने का। आपको अव्ययपदानी भी आएगा परीक्षा में, और अव्यय जो हमने आपको पढ़ा रखा है पहले उसको दोहरा लेंगे परीक्षा से पूर्व एक बार, और इसको दोहरा लेंगे। कौन कौन से पोर्शन को हमें पढ़ना है, कौन कौन से पोर्शन को हमने नहीं पढ़ा है उसको फिर से एक बार समझ लेना है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु
प्रयुक्ताम विभक्तिम तत्कारणम च लिखत। बच्चों आपको बता दें कि इस प्रकार के प्रश्न को बनाते समय में बच्चे करते क्या हैं कि केवल विभक्ति लिख देते हैं, कारण नहीं लिखते। और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कारण और विभक्ति दोनों का दोनों लिखेंगे, नहीं तो आपको पूरे अंक नहीं प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर प्रति योग्य क्या है? द्वितीया। निपुण योग्य क्या है? सप्तमी। बहि योग्य क्या है? पंचमी। और अधा योग्य क्या है? षष्ठी। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक एक ट्रिक बताया था आपको। प्रतिवीणा द्वितीया सह अलम तृतीया, प्रतिवीणा द्वितीया सह अलम तृतीया, नमहदा चतुर्थी बहि योगे पंचमी, पृथक बहि पंचमी, ऊपरी अध षष्ठी स्नेह विश्वस सप्तमी। तो इस तरह से आप यदि याद किए होंगे, पढ़े होंगे, तो निस्संदेह आप कारक विभक्ति उपपद विभक्ति को समझते हुए, आप विभक्ति को पहचानते हुए आप अपने दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप लिख पाएंगे। आगे देखिए, पुनः जैसे मैंने इसमें आपका छठा जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था शब्द रूप पर आधारित था। अब जो है धातु रूप आधारित यह प्रश्न है 10वां नंबर। तो इस धातु रूप का जो अभ्यास है वह मैंने आपको आपके पाठ्य पुस्तक के द्वारा भी कराया, साथ ही साथ इधर आपको फुल एंड फाइनल किस तरह से प्रश्न आएंगे वो मैं दिखा रहा हूँ, तो आप इसे देखेंगे। यूयम धातु रूपानी लिखत, लिखत क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन में है, और लिखतु लिखताम लिखंतु लिख लिखतम लिखत, यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन का यह क्रियापद है। तो जैसी करता रहेगी वैसी क्रिया हम प्रयोग करेंगे। तो इसका सदैव ध्यान रखेंगे। अहम गृह कार्यम करिष्यामि, अहम गृह कार्यम करिष्यामि क्यों हो जाएगा? क्योंकि अहम के साथ आमी लगता है और ये लिट लकार है, ठीक है। करिष्यन्ति नहीं होगा, ना करिष्यति होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह उत्तम पुरुष में है, तो इसका क्रिया भी उत्तम पुरुष में हम प्रयोग करेंगे। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इस कर्ता के अनुसार ही क्रिया का चयन करना है। सह परिश्रम कृत्वा धनम लभते, सह परिश्रम कृत्वा धनम लभते। आप इस तरह से इसको बनाएंगे तो आपको निसंदेह आपको कोई समस्या नहीं होगी बनाने में। अब आगे देखिए, वयम प्रतिदिनम संस्कृतम पठामः, पठामः हो जाएगा। वयम उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी, ठीक है। आगे इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलें। आगे है 11वां प्रश्न, जिसमें आपको पूछा जाता है कि प्रकृति प्रत्यय योज्य अथवा विभज्य। योज्य मतलब जोड़ करके, विभज्य मतलब अलग अलग करके लिखना है। तो आपको मैंने जो प्रत्यय पढ़ाए हैं उसमें पढ़ाए हैं कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और अनियर प्रत्यय और अनियर और अक्तवतु। तो इन सारे प्रत्ययों को आपको परीक्षा के लिए देखना होगा। तो प्रत्यय वाले भाग में आप जाएंगे, प्रत्यय वाले वीडियोस को देखेंगे हमारे, तो आपको प्रत्यय समझ में आ जाएंगे। वैसे आपको जो परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जाएगा वो आपको मैं बता देता हूँ। तो पठित्वा, पठित्वा में यहाँ क्या लगा है? इत्वा। मैंने इसके लिए ट्रिक बताया था। त्वा इत्वा देखेंगे, कत्वा लगा देंगे। तुम इतुम देखेंगे, तुम इतुम देखेंगे तो तुमुल प्रत्यय जानेंगे। तो वान वंतो वंता देखेंगे तो अक्तवतु प्रत्यय लगा देंगे। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि इन्हें पहचान करके आपको जोड़ना है, लिखना है, ठीक है। पठ जमा कत्वा पठित्वा, खेल जमा तुमुन तो खेलितुम, चलितवान चल जमा अक्तवतु। तो इस तरह से आप कर लेंगे प्रत्यय को भी। 3 अंक के होंगे ये। आगे है उपसर्ग। उपसर्ग के लिए आपको मैंने सिखाया था प्रपरा अपसम अनु अवनिश निर्दुसु दुर्वी आनी आदि अपि अतिसु उत्परि। तो ये अव्यय पदों को आपको मैंने बताया था। क्यों बताया था? ताकि आप अव्यय पदों को पहचान करके उसको अलग कर सकें शब्दों से, और जो मूल शब्द हैं उनको भी अलग कर सकें। तो इस तरह से आप कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखा है प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग हो गया। अब गच्छामि, अब उपसर्ग हो गया। विस्मरति,
और स्मृति दोनों को जोड़ दिए तो विस्मृति बन गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 12वां जो प्रश्न है वह प्रत्यय से संबंधित था, और ये प्रत्यय से संबंधित जो है 12वां प्रश्न होगा। यही पैटर्न है बोर्ड का, और ये बोर्ड का ही प्रश्न है, प्रश्न पत्र है, इसलिए उसको नाम दिया गया है प्रारूप, प्रश्न पत्र प्रारूप। तो इस तरह से आपने देखा अनुप्रयुक्त व्याकरण। अब अगले भाग में हम सभी पठित अवबोधन को जानेंगे कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आएंगे। तो तब तक आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।